अफगानिस्तान और तालिबान से बढ़ते तनाव सीमा पर अब तेजी से बिगड़ते हालात के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया से मदद की गुहार लगा रही हैं। पाकिस्तान, जो दशकों तक अफगान तालिबान का राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक तौर पर सबसे बड़ा समर्थक माना जाता था, आज उसे तालिबान से बचाव की अपील कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि शहबाज शरीफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़े होकर दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि तालिबान को रोकिए, उसे समझाइए और उसे आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए मजबूर कीजिए। तुर्कमेनिस्तान में आयोजित स्थायी तटस्थता की 30वीं वर्षगांठ के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शहबाज शरीफ ने यह अपील की है। मंच की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और कई वैश्विक नेता मौजूद थे। इसी मंच से शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान को चाहिए कि वह अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करे और अपनी जमीन को आतंकवादी समूहों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनने से रोके। शहबाज शरीफ का बयान सिर्फ एक अपील नहीं था, बल्कि यह पाकिस्तान की कूटनीतिक असहायता का खुला ऐलान भी था। उन्होंने कहा कि तालिबान के राज में आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है और यह पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। साथ ही उन्होंने अफगान तालिबान से कहा कि वे ऐसे तत्वों पर कड़ी लगाम लगाएं जो पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। शहबाज ने आतंकवाद के हालिया संकट का जिक्र करते हुए विश्व समुदाय से कहा कि जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अफगान तालिबान शासन से कहे कि वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। शहबाज शरीफ ने खास तौर पर कतर, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात का शुक्रिया अदा किया है, जिनकी मदद से इस्लामाबाद और काबुल के बीच तनाव कम कराने की कोशिशें भी हो रही हैं। पाकिस्तान दावा करता है कि सीमा पर लगातार हो रही गोलीबारी और आतंकियों की बढ़ती घुसपैठ को रोकने के लिए वह अफगान तालिबान से संवाद कर रहा है। लेकिन अब स्थिति ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां पाकिस्तान खुद को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का मोहताज महसूस कर रहा है। असल चिंता यह है कि अफगान की जमीन से सरकीय तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहा है। पिछले महीनों में टीटीपी के हमले कई गुना बढ़े हैं, जिनमें पाकिस्तान सेना और पुलिस के जवानों को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की सेना और सरदार दोनों जानते हैं कि टीटीपी ने अफगानिस्तान में पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित ठिकाने बना लिए हैं। तालिबान सरकार के साथ संबंध किए किस हद तक खराब हो चुके हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान अब खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अपील कर रहा है कि वह तालिबान पर दबाव बनाए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान की अपनी भूमिका पर उठ रहा है। पाकिस्तान, जो सालों तक अफगान तालिबान का प्रमुख पोषक रहा, जिसने उन्हें ट्रेनिंग, फंडिंग, लॉजिस्टिकल सपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह आज उसी तालिबान से राहत मांग रहा है। आलोचक पाकिस्तान को याद दिला रही हैं कि जिस कट्टरपंथी समूह को उसने दशकों तक रणनीतिक गहराई के नाम पर बढ़ावा दिया, वही आज उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। पाकिस्तान की दोगली नीति भी अब खुलकर दुनिया के सामने है। एक तरफ वह दुनिया से अपील कर रहा है कि अफगान तालिबान को आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए कहा जाए, दूसरी तरफ उसके अपने देश में जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हक्कानी नेटवर्क और कई कट्टरपंथी गुटों को अब खुली छूट मिली हुई है। भारत समेत कई देश लगातार पाकिस्तान को चेताती रही है कि जब तक वह अपनी जमीन पर मौजूद आतंकी ढांचे को खत्म नहीं करेगा, तब तक क्षेत्र में स्थिरता नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान कभी इसे मानने को तैयार नहीं हुआ। आज जब तालिबान की तलवार उसी पाकिस्तान पर लटकी है जिसने कभी उन्हें मजबूत किया था, अब शहबाज शरीफ दुनिया को बता रही है कि तालिबान को रोकिए, उसे समझाइए और उसे आतंकवादी गतिविधियों से दूर रखिए। यह कूटनीतिक विडंबना से बढ़कर पाकिस्तान की दशकों पुरानी गलत नीतियों का परिणाम है। तालिबान आज उसी देश के लिए सरदर्द बन चुका है जिसने उसे कभी अपना रणनीतिक साथी माना था। वर्तमान हालात ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव अब और बढ़ सकता है। अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान पर दबाव कम होने के बजाय हमले और अधिक अब तेज हो रही हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ की यह वैश्विक अपील केवल राजनीतिक बयान भर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की गहरी सुरक्षा चिंता का परिचायक है।
और यह साफ संकेत है कि पाकिस्तान के पुराने समीकरण अब उबलते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए भी ये तमाम जानकारी समझिए, जहां पर तुर्कमेनिस्तान मंच पर पीएम शहबाज की बेबसी दिखाई दे रही है कि तालिबान से बचा लो पुतिन, एर्दोगन, ईरान के सामने पाकिस्तान ने कमजोरी मानी है, टीटीपी के हमलों ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई है, हालात बेकाबू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज लंबी और महत्वपूर्ण टेलीफोनिक बातचीत हुई है, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों को नई गति देने, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और वैश्विक चुनौतियों पर सामंजस्य बढ़ाने पर गहन चर्चा हुई। यह वार्ता ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए थे और उसी के बाद यह मोदी ट्रंप संवाद पहली बार हुआ है, इसलिए इस चर्चा को सामरिक दृष्टि से बेहद अहम भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए बताया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत ही गर्मजोशी और शानदार बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की और हर क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साथ मिलकर काम करते रहेंगे। इस उच्च स्तरीय बातचीत में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, उभरती तकनीकों, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक भू राजनीतिक घटनाक्रमों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने साफ किया कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सिर्फ द्विपक्षीय नहीं है, बल्कि वैश्विक हितों को प्रभावित करने वाली एक निर्णायक शक्ति है। इस दौरान कॉम्पैक्ट यानी कि कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी की प्रगति पर भी चर्चा हुई है। यह ढांचा रक्षा सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी, साझेदारी और ऊर्जा क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार किया गया है। मोदी और ट्रंप दोनों ने माना है कि इस पहल को तेज गति देने से भारत अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के महत्व पर भी जोर देते हुए साझा प्रयासों में निरंतर गति बनाए रखने पर सहमति जताई है। भारत और अमेरिका दुनिया की दो बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं और इनके बीच व्यापारिक तालमेल न सिर्फ दोनों देशों बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। बातचीत में व्यापार बाधाओं को कम करने, निवेश बढ़ाने और नई आर्थिक संभावनाओं को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। मोदी ट्रंप वार्ता का बड़ा हिस्सा रक्षा सहयोग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर केंद्रित रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष अनुसंधान, साइबर सुरक्षा और आधुनिक रक्षा प्रणालियों में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई है। दोनों देशों ने माना कि इन क्षेत्रों में साझेदारी भविष्य की वैश्विक रणनीतिक संरचना को प्रभावित करेगी। दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी विचार साझा किए हैं। यह चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के तुरंत बाद यह पहला शीर्ष स्तरीय संवाद है। इस क्रम में यूक्रेन संकट, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा और विश्व शांति से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ है। मोदी और ट्रंप ने साझा वैश्विक चुनौतियों जैसे आतंकवाद, उग्रवाद, साइबर खतरों और भू रणनीतिक अस्थिरताओं से निपटने के लिए भी मिलकर काम करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है और यह साझेदारी भविष्य में और गहरी होगी। दोनों नेताओं ने संतोष व्यक्त किया है कि हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग स्थिर गति से बढ़ रहा है। रक्षा सौदे, व्यापार समझौते, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और लोगों के बीच संबंध, ये सभी भारत अमेरिका साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जा रही हैं। बातचीत के अंत में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि दोनों देश साझे हितों की रक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। मोदी ने लिखा कि भारत अमेरिका संबंध एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में यह साझेदारी और भी सशक्त होगी। यह बातचीत न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देती है बल्कि पुतिन की भारत यात्रा के बाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की रणनीतिक संतुलन क्षमता को भी दर्शाती है। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन की उल्टी गिनती औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी
एमएमएम नसीरुद्दीन ने गुरुवार को घोषणा की कि देश में 12 फरवरी 2026 को 13वीं राष्ट्रीय संसद के लिए मतदान कराया जाएगा। 300 संसदीय सीटों के लिए होने वाला यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि यह अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बीच शेख हसीना की विदाई के बाद पहला आम चुनाव होगा। लगभग 1.5 दशक तक सत्ता में रही शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद देश की राजनीति तक एक नए मोड़ पर खड़ी है और यही वजह है कि दुनिया भर की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। सीईसी नसीरुद्दीन ने ढाका में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बांग्लादेश इस चुनाव के जरिए साबित करेगा कि वह स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव आयोजित करने में सक्षम है। उन्होंने कहा, हम दुनिया को दिखाएंगे कि बांग्लादेश लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़ा है और स्वतंत्र चुनाव कराने की क्षमता रखता है। उन्होंने विशेष रूप से यह भी कहा कि फेक न्यूज, अफवाहें इस चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती हैं। इसलिए नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की गलत सूचना से दूर रहें। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 12 फरवरी को आम चुनाव के साथ साथ एक बड़ा जनमत संग्रह भी कराया जाएगा। यह जनमत संग्रह 7 जुलाई 2025 के नेशनल चार्टर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ऑर्डर पर आधारित होगा, जिसके जरिए देश के संवैधानिक ढांचे में बड़े और व्यापारिक सुधारों पर जनता की राय ली जाएगी। इस रेफरेंडम को कई विशेषज्ञ बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था में मास्टर रिफॉर्म की दिशा में पहला कदम मान रहे हैं। चुनाव कार्यक्रम जारी और इसके लिए टाइमलाइन भी जारी की गई है। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख के साथ साथ पूरी चुनावी टाइमलाइन भी जारी कर दी है। चुनाव की तारीख 12 फरवरी 2026 है। नामांकन की जो तिथि है 29 दिसंबर 2025 अंतिम तिथि है। दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक जो है नामांकन की जांच की जाएगी। अपील की तारीख 11 जनवरी 2026। अपीलों का जो निपटारा है वो 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक किया जाएगा और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 है। इस विस्तृत कार्यक्रम से स्पष्ट है कि चुनाव आयोग एक समयबद्ध और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया लागू करने की पूरी तैयारी में है। शेख हसीना के शासन का महत्वपूर्ण है ये चुनाव। शेख हसीना के 15 वर्षों के लंबे कार्यकाल का अंत अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन, देशव्यापी हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हुआ था। भारत पर हैवी टैरिफ लगाने वाला अमेरिका पीएम मोदी की कूटनीति के आगे आखिरकार नतमस्तक होता दिख रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब हाई टैरिफ की वजह से भारत के साथ बिगड़े रिश्ते को बैलेंस करने के लिए 5 महाशक्तिशाली देशों का नया C5 सुपर क्लब बनाना चाहते हैं। ट्रंप इस सुपर क्लब में भारत को प्रमुख शक्ति के रूप में शामिल करना चाहते हैं। यह दावा अमेरिकी प्रकाशन पॉलिटिको को रिपोर्ट में किया गया है। इस सुपर क्लब में भारत, अमेरिका के अलावा रूस, चीन और जापान को शामिल करने के लिए बात कही गई है। ट्रंप के इस प्लान से साफ है कि वह भारत को साधने के साथ ही साथ चीन और रूस के साथ भी अपने रिश्तों को सुधारना चाहता है, ताकि पूर्वी एशिया में अमेरिका अपनी खोई हुई इमेज को फिर से सुधार सके और भारत, रूस व चीन जैसे देशों के साथ दुश्मनी के आयाम को कम कर सके। पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर एक नया एलीट C5 यानी कोर 5 वैश्विक शक्ति समूह बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान शामिल होंगे। यह मौजूदा यूरोप प्रधान G7 और अन्य लोकतंत्र आधारित धनी देशों के समूहों को दरकिनार कर देगा। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अमेरिकी प्रकाशन पॉलिटिको ने रिपोर्ट किया है कि इस नए हार्ड पावर समूह का विचार पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस द्वारा जारी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लंबे अप्रकाशित संस्करण में सामने आया था। रिपोर्ट के अनुसार नई संस्था का मकसद एक ऐसा प्रमुख शक्तियों का समूह बनाना है जो G7 की उन शर्तों से बंधा ना हो कि सदस्य देश अमीर भी हो और लोकतांत्रिक भी। इस रणनीति में प्रस्तावित कोर 5 में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान शामिल हैं, यानी वे देश जिनकी आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है। यह G7 की तरह नियमित रूप से शिखर सम्मेलन करेगा। C5 का पहला प्रस्तावित एजेंडा मध्य पूर्व में सुरक्षा, खासकर इजरायल और सऊदी अरब के बीच संबंधों का सामान्यीकरण करना है। रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस ने इस दस्तावेज के अस्तित्व से इनकार किया है। प्रेस सेक्रेटरी हान्ना केली ने जोर दिया कि 33 पेज की आधिकारिक योजना का कोई वैकल्पिक, निजी या गुप्त संस्करण नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह विचार पूरी तरह ट्रंप जैसा है और मौजूदा व्हाइट हाउस के लिए उपयुक्त हो सकता है। बाइडेन प्रशासन में यूरोपीय मामलों की निदेशक रही टोरी टॉसिंग ने कहा, यह राष्ट्रपति ट्रंप के विश्व दृष्टिकोण से पूरी तरह मेल खाता है। यह गैर वैचारिक, मजबूत खिलाड़ियों के प्रति सहानुभूति और क्षेत्रीय प्रभाव वाले अन्य महाशक्तियों के साथ सहयोग करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
उन्होंने नोट किया कि सैद्धांतिक C5 में यूरोप की कोई जगह नहीं है, जिससे यूरोपीय लोगों को लगेगा कि प्रशासन रूस को यूरोप में अपना प्रभाव क्षेत्र रखने वाली प्रमुख शक्ति मानता है।